नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट वाई। प्रदीप शैन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिंदी के एक जो संधियों का अध्याय था उसमें कल मैंने इसको संधियों का जो परिचय था, संधि की परिभाषा थी, संधि के भेद थे और उसमें संधि में स्वर संधि के जो भेद थे, स्वर संधि कितने प्रकार से बनती है, व्यंजन संधि कितने प्रकार से बनती है और विसर्ग संधि कितने प्रकार से बनती है, उस पर चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो बिना विलंब किए अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। स्वर संधि, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वर संधि पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। स्वर संधि के भेद जो हैं वो 5 भेद स्वर संधि के हैं। इसमें पहला जो भेद हमें पढ़ना है, दीर्घ स्वर संधि पढ़नी है, दूसरा गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि, फिर यड़ स्वर संधि और फिर अयादि स्वर संधि। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने संधियों के, स्वर संधि के भेद की। तो देखेंगे सबसे पहले संधि की जो चर्चा हुई थी, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। संधि में हम लोगों ने संधि के जो मुख्य भेद हैं वो 3 भेद बताए थे हमने। संधि के मुख्य भेद में स्वर संधि बताया था, स्वर संधि। दूसरा जो भेद बताया था वो हमने बताया था आपको व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा जो भेद बताया था वो हमने बताया था आपको विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और इसके जो भेद बताए थे हमने, स्वर संधि क्या है मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में कि इसकी जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, स्वर के साथ अगर स्वर का मेल होगा तो स्वर संधि बनेगी। ये चर्चा हुई थी। इसके कितने भेद बताए थे, 5 भेद बताए थे स्वर संधि के। तो उसी पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्वर संधियों के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से भेद 5 हैं उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्वर संधियों के जो 5 भेद हैं उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो क्या भेद है स्वर संधि के, स्वर संधि के भेद क्या हैं, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो क्या क्या हैं उस पर हम लोग गहनता से चर्चा करने वाले हैं। बहुत सरल विधि से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप लोगों को ध्यान से देखना है और बहुत सरल विधि से मैं इसको प्रयास। देखिए, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं 5। कितने भेद हैं, 5। और स्वर संधि बनेगी कैसे, स्वर के साथ स्वर का मेल होगा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और जो उत्तर पद है उसका प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। ये अनिवार्यता है इसकी। तो ये क्या क्या 5 भेद है उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, कौन कौन से हैं। तो पहला हमें पढ़ना है दीर्घ स्वर। पहला हमें क्या पढ़ना है, दीर्घ स्वर संधि पढ़ना है। दीर्घ स्वर संधि पे ध्यान देना है। दूसरा हमें पढ़ना है गुण स्वर संधि पढ़नी है, गुण स्वर संधि पढ़नी है। और तीसरा जो भेद पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, तीसरा भेद जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वृद्धि स्वर संधि पढ़ना है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा जो भेद पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। और 5वां जो अंतिम भेद पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दीर्घ स्वर संधि पर कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। तो इसमें चूंकि सारी चीज़ों जो भी अनिवार्यता है वो ये रहेगी कि दोनों पदों में स्वर अनिवार्य है, यानी स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा तभी कोई भी ये स्वर संधि बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्वर के साथ स्वर का मेल अनिवार्य है इसमें। तो आपको पहला मैं भेद कराने वाला हूँ दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि में क्या है, नाम से यहाँ पता लग रहा है कि दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका दीर्घ का मतलब बड़ा। तो ऐसे वर्ण, इसकी पहचान की अगर हम बात कर लें, पहले इसकी पहचान क्या है, पहचान अगर क्लियर हो गई तो आप संधि भी अच्छी से करेंगे। और संधि की खास बात है कि संधि में जब भी हम विच्छेद करेंगे, संधि का जब भी विच्छेद करेंगे तो दोनों पद, विच्छेद में दोनों पद यानी पूर्व पद
और दूसरा पद का मतलब उत्तर पद, दोनों पद जो है, दोनों पदों का क्या होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए। ये खास बात है इसकी कि इसका अर्थ आना चाहिए। अगर आप नियम भूल भी जाओगे तो यहाँ से इसका आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी कि दोनों पदों का एक अर्थ होना चाहिए, अर्थवान पद होने चाहिए, या प्रत्यय हो या उपसर्ग भी हो सकते हैं, प्रत्यय उपसर्ग भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि दोनों पदों का क्या होना चाहिए, अर्थ हो, या तो प्रत्यय भी हो सकते हैं और उपसर्ग भी हो सकते हैं। पहचान क्या है दीर्घ स्वर संधि की, तो थोड़ा सा इस पर हम लोग निगाह डालेंगे। दीर्घ स्वर संधि की क्या पहचान है, तो इसकी पहचान ये है कि इसमें भैया आ दीर्घ बनेगा और ई दीर्घ बनेगी और ऊ दीर्घ बनेगा। आ, ई और ऊ, और देखा जाए तो संस्कृत के अकॉर्डिंग आपका दीर्घ री बनती है। तो आपको ये जहाँ भी मध्य भाग में, शब्द के मध्य भाग में अधिकांशतः अगर ये आपको वर्ण दिख रहे हैं, इनके ये स्वर दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो संधि क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि हुई। जैसे कुछ उदाहरण को मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद नियम पे चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि, और ये एक चीज़ और है कि ये समान जाति के हैं, समान सजातीय वर्ण मिलेंगे, सजातीय वर्णों का मेल होता है। ये इसकी खास बात है कि इस संधि में सजातीय वर्णों का मेल होता है, सजातीय वर्णों का मेल होता है, सजातीय वर्णों का मेल होता है, सजातीय वर्ण आपस में मिल जाते हैं। सजातीयकत से तात्पर्य है, जैसे आपने देखा है आ का निर्माण जो होगा वो कैसे होगा, दोनों लघु आ जुड़ेंगे तो आ का निर्माण होता है। ये और ये एक ही जाति के हैं, इन दोनों ने क्या बना दिया, मिलके एक दीर्घ आ बना दिया, है ना। ऐसे ही इसी प्रकार ई की अगर हम बात करें, दीर्घ ई, तो दीर्घ ई कैसे बनेगा, दीर्घ ई भी ऐसे ही बनेगा, दो लघु ई मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे, दो लघु ई मिलकर दीर्घ ई बनाएंगे। इसी तरीके से ऊ की बात करें तो ऊ कैसे बनेगा, दो लघु ऊ मिलकर दीर्घ ऊ बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे। और री कैसे बनेगा, री भी की बात कर लो, दो री मिलेंगे तो दीर्घ री बनता है संस्कृत के अनुसार, तो दीर्घ री भी होता है ये। तो ये जब मिलेंगे तो ये दीर्घ री बनाएंगे। तो इस तरीके से ये इनकी पहचान भी है। तो दो, इसीलिए इनको सजाती की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए पहले चर्चा करेंगे कुछ उदाहरणों से और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, इसमें देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे। इसमें दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, किस तरीके से आप पहचानेंगे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखें और नियम भी देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि के कुछ नियम और कुछ उदाहरणों से हम इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सरल तरीके से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि एक बार आपने देख लिया तो हमेशा के लिए आपको ये संधि तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें दीर्घ आ जो बनेगा उसके कुछ उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। ये आ के साथ आ यानी सजातीय स्वर ही मिलेंगे। इसकी बात अगर हम करें, जैसे मैंने एक शब्द लिखा उदाहरण में देवालय, देवालय, और मैंने एक शब्द लिखा मतानुसार, पहचानने की कोशिश करिए, मतानुसार, मतानुसार। उसके बाद मैंने लिखा देहांत, देहांत, फिर मैंने लिखा वेदांत, वेदांत, फिर मैंने लिखा विद्यार्थी। ये मैंने 3, 4, 5 शब्द मैंने संधि के लिखे हैं विद्यार्थी। तो आइए इनको पहले ये समझिए, क्या इसमें कहीं भी आ दिख रहा है, तो हाँ, बीच का भाग आपको देखना है। इसमें हमें क्या देखना है, बीच का जो भाग है वो हमें देखना है कि बीच वाले भाग में हमारा ये देखिए बीच का भाग क्या है। इसमें ये देखिए आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है दीर्घ, यहाँ भी दीर्घ आ है, यहाँ भी दीर्घ आ है और यहाँ भी दीर्घ आ है। अब इसको प्रयास करेंगे भाई ये बना कैसे होगा, ये बना कैसे होगा, तो ये बना होगा आपका आ के साथ आ, आ के साथ आ, यानी दोनों सजातीय स्वर मिलेंगे तभी ये बनेगा, है ना। तो इस तरीके से अब इसको तोड़ने की कोशिश करिए, ये संधि कैसे टूटती है, कैसे परिवर्तन, कैसे विकार कैसे इसमें आता है ना। हो सकता है यहाँ पर ये भी मिले, आ के साथ दीर्घा भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ दीर्घा हो जाए प्रथम पद में और उत्तर पद में लघु आ हो सकता है दोनों दीर्घ आ हो जाएं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये चारों कंडीशन से संधि बन सकती है ये, है ना। तो यहाँ कोशिश करिए, अब देखिए कैसे तोड़ना है।
जैसे विच्छेद करते हैं ना, वर्णों का विच्छेद करेंगे तो देव, देव है ना, देवा तो शब्द नहीं होता, देव शब्द होगा। दूसरा शब्द क्या होगा, लय होगा कि आलय होगा, आलय होगा। अब यहाँ पे ये देखिए विकार कैसे, यहाँ पे ये आप कहेंगे कि सर इसमें कौन सा नियम लगा है, ये तो कहीं दिखा नहीं रहा। तो यहाँ इसको देखिए, इस वर्ण को देखिए, वा को, इस वा को देखेंगे तो इसका अगर विच्छेद करेंगे तो वा क्या होगा, वा प्लस आ, वा प्लस आ, है ना। वा और आ, देखिए जब वा का विच्छेद किया तो आ आया है, और यहाँ पर ये देखिए आ मिला, ये इसमें इसको ये देखिए आ मिल गया, और ये क्या मिला, ये यहाँ पे दीर्घ आ मिला। इसका मतलब हमारा कौन सा नियम लगा, आ और दीर्घ आ, यानी ये वाला नियम हमारा काउंट हुआ है। आ और दी ऐसे भी पूछे लेता है कि इस शब्द में निम्न में से कौन सा नियम लगा, ये 4 विकल्प दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो दीर्घ लघु आ और दीर्घ आ का योग हुआ है, यानी इसमें क्या हुआ है, लघु आ और दीर्घ आ का योग हुआ है, तभी ये बन गया है देवालय। अब ये कहो कि सर ये एक कहाँ चला गया, ये जो दीर्घ था, दीर्घ था तो दीर्घ क्या था, तो दीर्घ में कैसे टूटा ये भाई, वा के साथ जब एक आ इधर मिल जाएगा और एक आ इधर मिलेगा तो ये जो बनेगा वो बनेगा वा, और ये बनेगा इसके साथ जो जुड़ेगा वो बन जाएगा, यानी ये दीर्घ हो गया, और ये वाला जो आ है वो क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो ये क्या बन गया, देवा, यानी इसको हम लिखेंगे वाह। इस तरीके से ये बना। तो आपको तोड़ने का तरीका तो ये है, ये विच्छेद कर दिया। ऐसे ही दूसरा शब्द देखिए, इसमें लिखा है मत, तो मत, मत में हलंत नहीं लगेगा क्योंकि मत आ, तो ये मत में हलंत नहीं, मत कोई इस तरीके से शब्द ही नहीं होता है, यहाँ से ये शब्द ही नहीं होता है, तो मत लगेगा। और दूसरा शब्द बनेगा अनुसार, अनुसार, अनुसार। तो यहाँ पर देखिए ता जो लिखा है, इस ता का भी मतलब है, इसमें नियम क्या है, इसमें भी आ, और देखिए यहाँ भी आ आया है, तो इसमें दोनों लघु आ मिले हैं, यानी ता का विग्रह अगर हम करेंगे तो ता का विग्रह कैसे होगा, ता हलंत और आ में टूटेगा, ता हलंत आ टूटेगा। ये विच्छेद वाला टॉपिक मैं करा चुका हूँ पीछे वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देखिएगा। ऐसे ही इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, देहा नहीं शब्द होता है, क्या होगा, देह, देह, और इधर क्या हो जाएगा, देह धन अंत, देह धन अंत। इसमें भी क्या है, आ और आ गया है, दोनों आ मिले, है ना। तो यहाँ पर भी हा की अगर हम बात करें, हा क्या है, इस तरीके से हा हुआ, तो हा को जब विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो हा हलंत, हा हलंत और आ में टूटेगा, आ में टूटेगा, तो यहाँ आ गया, आ हलंत आ गया, तो आ इसमें भी आ। इसमें देखिए, इसमें भी मैंने लिखा वेद, वेद धन अंत, इसमें भी आ के साथ आ, यही नियम लगा, आ के साथ आ वाला नियम। ऐसे ही इसमें विद्याधन, विद्याधन, विद्याधन अर्थी, आर्थी नहीं होगा, अर्थी का अर्थ होता है, अर्थी मतलब ग्रहण करने वाला, अर्थी का अर्थ क्या होगा, ग्रहण करने, ग्रहण करने वाला। इसमें क्या लगा, इसमें पहले देखिए दीर्घ आ आया है, और विद्या शब्द नहीं होता, विद्या शब्द होता है, और दूसरा क्या है, आ आया है। तो देखिए आपने एक शब्द देखा कि इसमें एक दीर्घ आ, लघु आ के साथ लघु आ जुड़ रहा है, दीर्घ आ के साथ दीर्घ आ भी जुड़ सकता है ना। इस तरीके से शब्द जुड़ते हैं। जैसे और शब्द की अगर हम बात करें, जैसे एक शब्द आता है इसमें, जैसे मैंने लिखा, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है महात्मा, एक शब्द और लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, महात्मा। तो महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी इसके आंसर दीजिए। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बिल्कुल इसी के हिसाब से संधि के अनुसार मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा इसमें। और इसमें ई का नियम अब देखते हैं कि ये ई आ का नियम क्लियर हो गया, अब ई का नियम देखते हैं। ई के नियम की क्या है, इसी में ही ई का नियम क्या है भाई, ई वाला क्या है, तो दीर्घ ई कब बनेगा, जब ई के साथ लघु ई जुड़ जाए, चाहे दीर्घ ई जुड़ जाए, कोई भी जुड़े, चाहे इधर दीर्घ हो या लघु हो, है ना, कुछ भी हो, चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो, बनाना क्या है उसको, हर कंडीशन में दीर्घ ई ही बनेगी। तो जहाँ भी आपको दीर्घ ई बीच में दिखे, समझ जाइए कि वो दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे अगर हम बात करें, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण क्या है, अभी दीर्घ पे ही चल रहे हैं, उदाहरण में देखिए,
उदाहरण इसके देखिएगा, उदाहरण क्या है इसके उदाहरण देखिए। जैसे मैंने शब्द लिखा, मैंने लिखा नदीस, नदीश शब्द लिखा। एक मैंने लिखा मुनीस शब्द लिखा, मुनीश, मुनीश शब्द लिखा। ऐसे ही हमने लिखा कवींद्र, कवींद्र शब्द लिखा। तो ये कवींद्र शब्द क्या है, अब इसका विग्रह करिए। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने लिखा देवीच्छा, देवीच्छा। इस तरीके से ये 4 शब्द दिए। तो सबसे पहले ये यहाँ देखना है कि ये संधि इसमें दीर्घ है कि नहीं है। सबसे पहले चर्चा यहाँ पर इस बात की हो कि ये संधि दीर्घ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ भी दीर्घी, यहाँ भी दीर्घी और यहाँ भी दीर्घी आ रही। तो इसका मतलब ये संधि कौन सी है, सबसे पहले ये दीर्घ स्वर संधि हो गई, दीर्घ स्वर हो गई ना। दूसरा नियम ई वाला आ गया। अब इसका विग्रह करना है तो ऐसे पदों में इसको तोड़ना है कि इसके अर्थ निकले। तो इसके अर्थ कैसे करें भाई, नदी तो आप ऐसा लिखोगे नहीं, नदी अगर ये सही है और इधर बड़ी ई आएगी तो ईस सही होगा, ईस मतलब मालिक ईश्वर। और नदी ऐसा लिखते हैं क्या, तो नहीं, नदी ऐसा नहीं लिखते हैं। तो नदी ऐसा नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब हमारा नदी ये गलत हो गया। तो इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है आपको। तो सही आपका क्या होगा, यहाँ पे सही क्या होगा, सही आपका होगा नदी। इसमें सही क्या होगा, नदी शब्द सही होगा बच्चों, नदी शब्द, नदी शब्द सही होगा, नदी। यहाँ पे शब्द क्या होगा, नदी सही होगा, शब्द नदी नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आगे देखिए, इसमें यहाँ पे अगला मुनीश शब्द की बात करें तो मुनीश शब्द क्या है, यहाँ पे दूसरा विग्रह इसका करूँ तो दूसरा देखिएगा, इसमें जो मुनीश शब्द लिखा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुनीश की बात कर लें कि मुनीश शब्द नदी का तो इस तरीके से हो गया। मुनीश का देखिएगा तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुनि, मुनि प्लस ईस, इस नहीं होगा, ईस का मतलब होता है, अर्थ होता है ईस का मतलब बच्चों ईस मालिक ईश्वर है ना। और यहाँ पर अगर नियम देखें तो इसमें क्या आया है, दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई आया है इस खंड में। और इस वाले में विच्छेद के रूप में क्या हुआ होगा, कैसे संधि हुई होगी। तो इसमें देखिए अंतिम देखिए, इसमें क्या आया, इसके साथ लघु ई और इधर दीर्घ ई का मेल हुआ है ना। तो जैसे ही अगर इसका विच्छेद करेंगे, ना नी का मतलब क्या है, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो कैसे आएगा, ना हलंत और ई, ना हलंत और ई, यही तो आएगा है ना। और फिर इधर क्या मिला, दूसरे पार्ट में इसको ईश शब्द एक और दीर्घ ई मिल गई और यहाँ पर इधर शाह मिला, इधर शाह फिर आ मिला है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, ये ई इसके साथ जुड़कर पूरा ना बनाया और यहाँ ये मिल गई तो मात्रा लग गई ईश की, तो इसीलिए ये इसका विग्रह रहा। इधर कवींद्र में देखिए, कवींद्र का भी बहुत महत्वपूर्ण है कवि, और इधर आएगा इंद्र, इंद्र शब्द होता है ना कि इंद्र होगा, विशेष ध्यान रखना है। इंद्र शब्द होता है कवि धन इंद्र। ये इधर क्या है जुड़ा, तो इधर लघु ई और लघु ई के साथ दोनों लघु ई जुड़े तो भी ये आपका बड़ी दीर्घ ई बनाया। इधर देखिए देवी, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो देवी, देवी धन इच्छा शब्द का प्रयोग होगा, इच्छा नहीं होता, इच्छा शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका क्या अगर नियम देखें तो यहाँ क्या आया है, तो यहाँ दीर्घ ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ग दीर्घ ई और यहाँ पर लघु ई। तो देखिए दीर्घ ई हो या लघु ई हो या दोनों दीर्घ ई हो या दोनों लघु ई हो, तो इन शब्द में क्या है, यही नियम लगा है। बीच में आपको ध्यान देना है कि बीच में निश्चित और निश्चित सभी में किसकी मात्रा आई है, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई कहीं भी दिखे आप समझिएगा कि वह संधि आपकी क्या हो जाएगी, आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का ऊ वाला नियम देखिए, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगला इसमें देखेंगे हम लोग दीर्घ का ही ऊ वाला नियम, दीर्घ स्वर संधि का
ऊ कंडीशन क्या होगी, ऊ दीर्घ ऊ कब बनता है, जब चाहे लघु ऊ हो या दीर्घ ऊ आपस में जुड़ेंगे, है ना। चाहे लघु के साथ लघु या लघु के साथ दीर्घ ऊ हो तो भी क्या हर कंडीशन में बनाना क्या है उसको, हर कंडीशन में बच्चों क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो यहाँ पर उदाहरण को देखें, सबसे अच्छा उदाहरण इसका है, उदाहरण सबसे अच्छा है, एक शब्द आता है भानुदय। बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ, भानुदय, भानुदय क्या है ना। इसी में एक शब्द आता है भूष्मा, भूष्मा। एक शब्द आता है वधूर्जा या वधूत्सव, 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 वधूत्सव। तो इन शब्दों को आप देखिए, इन शब्दों को आप देखिए। एक शब्द आता है लघूर्मी, लघूर्मी। ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 शब्द मैंने दिए हैं, इन 4 शब्दों को आपको ध्यान से देखना है कि 4 शब्द में ये कैसे इनका विग्रह हम लोग करने वाले हैं, कैसे इनका विग्रह होगा ये देखिए। तो इसका देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि बीच में इसमें दीर्घ ऊ आया है, दीर्घ ऊ आया है, दीर्घ ऊ आया है, यानी ये वाला ऊ आपको दिख गया, ये तो पहचान हो गई। अब इसका विग्रह जब करेंगे तो इसको देखिए ध्यान देना, भानु, भानु, ये भानु आएगा और इसका दूसरा खंड क्या होगा, दय नहीं होगा, क्या होगा, उदय। दोनों खंड में वो होने चाहिए भानु। तो यहाँ पर एक गलती बच्चों से ये होती है कि भानु लिख जाते हैं, जबकि भानु का कोई अर्थ नहीं होता, और भानु जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची और वर्तनी का भी विशेष महत्व है। भानु क्या है, सूर्य है ना, सूर्य का, और भानु ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए हमें भानु नहीं। तो भानु, इसमें एक नियम क्या लगा, दीर्घ ऊ के साथ लघु ऊ, दीर्घ ऊ के साथ लघु ऊ, लघु ऊ आया है। और यहाँ दूसरी बात करें, यहाँ पर भूष्मा में भू धन भू, और एक खंड में क्षमा नहीं होता, क्या होगा, ऊष्मा, ऊष्मा अर्थवान शब्द है। तो इसमें क्या लगाया, दीर्घ ऊ आया, और यहाँ भी दूसरे खंड में भी दीर्घ ऊ आया। तो प्रैक्टिस से ही आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भूष्मा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे, है ना। इसी में जैसे वधूत्सव की बात करें तो वधूत्सव में बहुत वर्तनी आपकी शुद्ध होगी तो भी आप अच्छा कर लें। वधू शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, वधू शब्द ऐसे लिखा जाएगा, वधू धन उत्सव, उत्सव होता है, उत्सव नहीं होता, उत्सव होता है। तो यहाँ दीर्घ ऊ आया, और यहाँ पर दूसरे खंड में आप देखिए, यहाँ पर ये आपका लघु ऊ आया, और पहले खंड में दीर्घ ऊ आया है। देखिए दूसरी बात करें, लघूर्मी में ऐसे ही शब्द आएगा, लघूर्मी एक शब्द है, तो इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। लघूर्मी हम लोग कैसे लिखना है हमें, लघूर्मी, तो लघूर्मी का ध्यान देना है बच्चों। लघु, लघु धन ऊर्मी, ऊर्मी आएगा, ऊर्मी, ऊर्मी, तो है ना। तो ये आपका लघूर्मी हो गया, लघूर्मी आपका। जैसे इसमें क्या आया, ह्रस्व यानी लघु ऊ, और इधर दूसरे खंड में ऊर्मी का मतलब होता है लहर। ऊर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर, तरंग, वीची, लहर इसका पर्यायवाची है, लहर, ऊर्मी को कहते हैं। तो ये आपने देखा कि दीर्घ स्वर संधि का ऊ वाला भी क्लियर हो गया है, और सजातीय स्वरों का ही मेल दीर्घ स्वर संधि है ना। एक इसमें और है लास्ट जो मैंने बताया, री के साथ री जब जुड़ता है, तो ये हालांकि हिंदी में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हिंदी की संधि में नहीं आता है शब्द, लेकिन फिर भी आ जाए, अपवाद स्वरूप तो नहीं कह सकते। री के साथ यहाँ दीर्घ री, दीर्घ री इस तरीके से आपका निर्माण करेगा। दोनों खंड में री होगा तो ये दीर्घ री बनाता है, और दीर्घ री की मात्रा का देखें तो इस तरीके से खड़ी पाई में 2 इस तरीके से लगती है। तो जैसे कुछ उदाहरण इसके देखिए, इसमें क्या उदाहरण हो सकते हैं। इसमें आपका जैसे लिखा पितृ, जैसे शब्द लिखा हमने पितृण, पितृण शब्द लिखा। दूसरा शब्द हमने लिखा मातृण, है ना। इस तरीके से, ज़्यादा इसके शब्द नहीं हैं, पितृण मातृण करके शब्द बनते हैं। एक शब्द आता है होत्रिकार, होत्रिकार।
तो ये देखिए री कहीं दिख रही है आपको, ये हालांकि दिखनी तो दीर्घ री चाहिए, लेकिन ये इससे भी ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपका दीर्घ री है तो दीर्घ री को प्राथमिकता आप पहले देना है। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका विग्रह बच्चों करेंगे तो क्या होगा, इसमें इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर ये जो निकल के आएगा वो आपका आएगा पितृ, दोनों खंडों में होना चाहिए पितृ, और दूसरा बनेगा ऋण, पितृधन ऋण। स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इस वाले से, तो मैं इसमें कलर ये वाला ले लूँ। ये पितृण हो गया। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, मातृधन ऋण, मातृ धन ऋण, दोनों खंडों में री आना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी री आया, यहाँ भी री आया है। ऐसे ही इसमें होत्री, इसमें क्या आएगा, होत्री धन ऋकार, क्या आएगा, इसका जब करेंगे होत्री धन ऋकार, ऋकार, ऋकार का मतलब जिसके अंत में जो ऋकार स्वर हो उसको ऋकार कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी री, ये भी री है जो मात्रा के रूप में दिख रहा है, और ये साक्षात दिख रहा है री। तो देखिए यहाँ पर री और री इसमें भी आया। और पितृण में भी आप देखिए, मैं पितृण को यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर दूँ, कलर वहाँ दूसरा, पितृ धन ऋण, तो यहाँ री देखिए ये भी री है और ये भी री है। तो इस तरीके से री मिला, लेकिन बनना तो दीर्घ चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन ये भी मिले तो भी चलेगा। अगर आपको ऑप्शन ये वाला मिल जाए तो आप प्राथमिकता इसको देना है। इस तरीके से अगर मिल जाए तो प्राथमिकता आपको इसको देना है, दीर्घ री, दोनों ऑप्शन हो तो इसको दे देना, और अगर ये नहीं है तो फिर इसको ही देना है। ऐसे ही इसमें भी दीर्घ री भी हो सकती है, यहाँ भी दीर्घ री हो सकती है, तो आप प्राथमिकता किसमें को देना है, जिसमें दीर्घ री लगी हो। तो ये आपने संधि के रूप में, कौन सी संधि, आपने दीर्घ स्वर संधि को आज इस वीडियो में पढ़ा है, समझा है। आशा करते हैं समझ में आई होगी। बहुत सारे उदाहरण भी मैंने दिए हैं, और अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। अब हम गुण स्वर संधि की, थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि समझाना है इसमें, तो बिना समझे काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको धीरे से क्लियर करनी है सारी चीज़ें। और अभी तक जो पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको और भी जो वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।